परिभाषा लिख लो साथ के साथ। देखो इसमें क्या होता है, या तो किसका मेल होता है, व्यंजन का व्यंजन से, या फिर व्यंजन का स्वर से। अब देखिए जो स्वर संधि थी उसमें केवल किसका मेल हो रहा था, स्वर से स्वर का। स्वर संधि में केवल आपस में कौन मिलते हैं, स्वर मिलते हैं। लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन से व्यंजन भी मिल सकता है और व्यंजन से स्वर भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख लो। व्यंजन संधि में व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है या व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से व्यंजन का मेल या व्यंजन से स्वर का मेल। ठीक है, कौन सी संधि, व्यंजन संधि। इसमें इतना याद रखना, व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा या व्यंजन का किससे होगा, स्वर से। और स्वर में केवल देखो जैसे मैंने लिखा वधु प्लस उत्सव। तो देखो संधि हमेशा किस में होती है भैया, जहाँ से शब्द टूटते हैं। इधर का जो बाद का होता है उसका तो प्रारंभ का वर्ण, और इधर का क्या होता है, अंतिम वर्ण। इन दोनों में क्या होगी, संधि। अब देखो इसको व्यंजन को अगर अलग कर देंगे तो किसकी मात्रा बच गई, ऊ की। ये क्या है, बड़ा ऊ, और यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ। बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। तो शब्द क्या बन गया, मधुसव। ठीक है, यहाँ पर ऊ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऊ किस में बदल गया है, बड़ा ऊ में। और बड़ा ऊ में बदलते ही इसकी मात्रा पहले वाले वर्ण पर लगा दी जाती है। किस पे लगा दी जाती है, पहले वाले वर्ण पे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी स्वर है और यहाँ पर भी क्या है, स्वर। आपस में किसका मेल हुआ, स्वरों का। किसका मेल हो गया, आपस में स्वरों का मेल होने से क्या बन गया है, स्वर संधि। लेकिन व्यंजन संधि में किस किस का मेल होता है, क्या, मधु, मधु प्लस उत्सव। मैंने वधु समझ लिया। ठीक है, मधु प्लस उत्सव। तो देखो व्यंजन जो संधि होती है, थैंक्स, व्यंजन जो संधि होती है उसमें क्या होता है भैया, व्यंजन का व्यंजन से और व्यंजन का किससे होगा, स्वर से। ये मेल होते हैं, यानी कि आपको ये दिखाई दे कि स्वर नहीं है दोनों ही, इसका मतलब स्वर संधि तो अपने आप में क्या हो गई, हट गई। अगर हमें ये लगे वर्णों को देखने से कि यहाँ आपस में दो स्वर नहीं मिल रहे हैं तो कौन सी संधि हट जाती है, स्वर संधि। फिर हम उसमें देखेंगे कि उसमें या तो व्यंजन संधि होगी या फिर कौन सी होगी, विसर्ग होगी। संधि कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 की। अब देखो इसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं और स्वर
कौन कौन से। तो आपको पता है स्वर कितने हैं भैया? 11। स्वर कितने हैं? 11। कौन कौन से वर्ण हैं? स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ऊ और फिर आई, ओ और आ। बस ये ही है। कितने स्वर हैं? 11। स्वर कितने हैं? 11। और ये जो अंग और ए है, ये क्या है? अयोगवा है। क्या है ये अगर आपके वर्ण हैं तो उसमें पूछते हैं, अक्सर इनको पूछ लेते हैं कि अंग और ए है क्या है। तो अंग और ए है क्या है? अयोगवा। ये अयोगवा है, ना कि क्या है ये स्वर। ठीक है। इसके बाद में व्यंजन शुरू होते हैं। क्या शुरू होते हैं? व्यंजन। इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अंग क्या है? क्या है भैया? अयोगवा। या फिर क्वेश्चन कैसे आता है? अयोगवा है, कौन से वर्ण है? अयोगवा कौन से वर्ण है? निम्न में से अयोगवा कौन से वर्ण है? ठीक है। अब देखो, पहला ए, आ, दूसरा अंग ए, तीसरा अंग एह और चौथा बताओ, है की मात्रा आ रही है उसमें, है का उच्चारण होता है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? तीसरा अंग और एह। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फिर इसको और भी घुमा देंगे, अयोगवा कौन से वर्ण है। ऐसे नहीं देकर दूसरी तरीके से भी दे सकते हैं। तो स्वर कितने हैं? 11। इसके बाद में देखो, जो व्यंजन है ना, वो व्यंजन कैसे लेकर, एक होता है ये और एक होता है ये। देखो इनमें अंतर है। कै, ख, घ, ग, अड़े 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 अड़े, ये है। देखो इसको क्या बोलते हैं? अगर हम इसका उच्चारण करेंगे, किसका? अरे सुन तो सही, नीचे लिख दिया ना मैंने। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? अड़े। जैसे मैंने लिखा और एक लिख दिया सड़क, तो देखो ये क्या हो गया? सड़क। क्या हो गया? सड़क। और ये क्या हो गया? सड़क। तो देखो व्याकरण की दृष्टि से, अब देखो व्याकरण की दृष्टि से ये वाला क्या है? उत्क्षिप्त वर्ण। उपक्षिप्त वर्ण कौन कौन से हैं? ड। और कौन सा है? ड। ये दोनों के दोनों क्या हैं? उत्क्षिप्त वर्ण। उत यानी ऊपर, उत यानी ऊपर, क्षिप्त का मतलब नीचे। अगर किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो भैया देखो ये बिंदी यहाँ नहीं लगकर कहाँ लगनी चाहिए? तो ये क्या बन गया? पंचम वर्ण। क्या बन गया है? पंचम वर्ण। इनकी जो उच्चारण करते हैं वो कैसे होगा? ण। अड़े नहीं है, ये क्या है? ण। अब देखो ये दोनों के दोनों वर्ण क्या हैं? उत्क्षिप्त वर्ण। ये भी बहुत बार पूछते हैं। अगर वर्ण है तो ठीक है, आपके सिलेबस में वर्ण है तो ये पूछेंगे ढ और ड क्या है? उत्क्षिप्त वर्ण। उत प्लस क्षिप्त। उत का मतलब ऊपर और क्षिप्त का मतलब है नीचे। जिसका उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय पहले जिह्वा कहाँ जाएगी? ऊपर, फिर झटके से कहाँ गिर जाती है? नीचे। इसका मतलब उत यानी ऊपर और फिर नीचे गिर जाती है। इसका उच्चारण करो आप। एक होता है देखो वर्णमाला में ढ, क्या होता है? ढ। ठीक है, तो ये वर्णमाला से अलग हैं दोनों ही वर्ण। क्या है? अलग। जब वर्णमाला पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे ये कौन से वर्ण हैं? उत्क्षिप्त वर्ण। वो वर्णमाला का ढ अलग आता है। ठीक है। अब देखो
मैं लिख रही हूँ वर्णमाला क्योंकि इसमें है ना व्यंजन संधि में हमें वर्णों की आवश्यकता पड़ेगी, और सीधा डायरेक्ट कई बार अपन ऐसे लिख देंगे कि तीसरा वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण। तो देखो यहाँ पर मैं वर्ग लिख रही हूँ, बताओ क्या लिखूं? और अब देखो कितने हैं ये, 1 2 3 4 और 5। इस पंक्ति में कितने वर्ण हैं? 5। फिर देखो दूसरा, इस और या, तो देखो ये भी कितने वर्ण हैं? 5। फिर देखो किसकी, फिर अब देखो ये वाला ढ, इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी। और क्या लिख दूं? फिर देखो कितने आ गए? 5। फिर देखो त, थ, द और कितने आए? 5। फिर कौन सा लिखूं? कितने वर्ण आए? 5। अब क्या लिखूं? है कितने वर्ण आए? 4। कितने वर्ण आए हैं? इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ग है, यहाँ 5 5 का वर्ग बन रहा है। किसका वर्ग बन रहा है? 5 5 का। तो इनको क्या बोलते हैं? वर्गीय ध्वनि। क्या बोलते हैं इनको? वर्गीय ध्वनि। वर्गीय ध्वनि या वर्गीय वर्ण। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 यानी कैसे लेकर और मैं तक, कैसे लेकर और मैं तक, ये कौन सी ध्वनि है? वर्गीय ध्वनि। अब देखो ध्यान दीजिए, अगर अपन संधि करें तो मैं ये लिखूं कि वर्ग का प्रथम अक्षर, तो वर्ग का प्रथम अक्षर कौन सा हो गया? ये कै च ट त प, वर्ग का ये प्रथम अक्षर हो गया। इसके बाद में देखो ये वर्ग के कौन से अक्षर हैं? दूसरे। ठीक है, ये वर्ग के कौन से अक्षर हैं? तीसरे। और ये वर्ग के कौन से हैं? चौथे। और ये वर्ग के कौन से हैं? 5वें। समझ गए ना? अब तो आप वर्ग का प्रथम वर्ण, अगर मैं कहूँ कि वर्ग का प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो देखो कै किस में बदलेगा? तीसरे में बदलेंगे तो ग में। च किस में बदलेगा? ज में। ट किस में बदलेगा? त किस में बदलेगा? और प किस में बदलेगा? ब में। अगर ये कहें कि वर्ग का प्रथम अक्षर, तो ये सारे आएंगे। वर्ग का दूसरा, वर्ग का तीसरा, वर्ग का चौथा और वर्ग का 5वां, ये पंचम है। हाँ, तो ये वर्ग है, ये सब के सब क्या है? वर्ग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कितने वर्ग बन रहे हैं इनमें? 5 5 वर्णों का क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है। अब देखो आगे क्या लिखूं मैं? फिर और फिर ये। अब देखो इनमें वर्ग नहीं बन रहा, इनमें क्या नहीं बन रहा? वर्ग। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या आ गए? 3 आ गए। तो वर्गीय ध्वनि केवल कौन सी है? कैसे लेकर और मैं तक। कौन सी ध्वनि है? कैसे लेकर और मैं तक। अगर मैं कहूँ सत प्लस जन, सत प्लस जन, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया भैया? तय। क्या आ गया? तय। अब मैं ये कहूँ कि ये जो तय है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, अगर मैं ये कहूँ तो बताओ कौन से वर्ण? ऐसे देखो इसका करना नहीं है अभी, ये तीसरे वर्ण में, तीसरे वर्ण में देखो किस में बदलेगा? ये द में। ठीक है, किस में बदल जाएगा? तो इसको अगर बदलना ही है तो फिर क्या कर देंगे? ऐसे। समझ रहे हो ना? ऐसे बदलेंगे अपन। लेकिन यहाँ पर ये संधि नहीं है, इसका तो क्या हो जाएगा? सज्जन। क्या हो जाएगा? सज्जन। ठीक है, तय द किस में बदलेंगे? तीसरे वर्ण में। तो इस प्रकार से अब देखो यहाँ पर क्या है? ये व्यंजन। ये क्या है? व्यंजन। और ये भी क्या है?
व्यंजन। यहाँ पर व्यंजन क्यों है, कैसे पता चल रहा है व्यंजन है यहाँ पर? ध्यान दें, यहाँ तय क्या है? हलंत है। अगर ये पूरा होता तो यहाँ पर क्या होता भैया? स्वर होता। अगर ये पूरा होता तो स्वर होता यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है? आधा ज प्लस ए। तो यहाँ पर भी व्यंजन, और यहाँ पर ये तय हलंत है तो यहाँ पर भी क्या हो गया? व्यंजन। आपस में किसका मेल हो रहा है? व्यंजन का व्यंजन से। किसका मेल हो रहा है? व्यंजन का व्यंजन से। तो वर्गीय ध्वनि में कोई परेशानी है क्या? वर्गीय ध्वनि, कौन सी ध्वनि? वर्गीय ध्वनि। तो वर्गीय ध्वनि कौन कौन सी है? कैसे लेकर और मैं तक। ध्यान रखना, वर्गीय ध्वनि कौन सी है? कैसे लेकर और मैं तक क्या है? वर्गीय ध्वनि। कौन सी ध्वनि? वर्गीय। क्योंकि यहाँ पांच पांच वर्णों का क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है। इसलिए व्याकरण के जो विद्वान है इन्होंने को क्या नाम दे दिया इनको? वर्गीय ध्वनि। अगर प्रथम वर्ग किस में बदल जाए? तीसरे, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में बदलेगा तो कै किस में बदलेगा? गे में। च किस में बदल जाएगा? और ट किस में बदल जाएगा? तय किस में बदल जाएगा? अगर दूसरा वर्ग तीसरे में बदलेगा तो ख किस में बदल जाएगा? छ किस में? समझ गए ना? अगर पहला वर्ग पांचवें में बदलेगा तो ये सारे के सारे तय किस में बदल जाएगा? कै किस में बदलेगा? ण में। और च किस में बदलेगा? ये में। ट किस में बदलेगा? और तय किस में बदलेगा? और पै किस में बदलेगा? समझ गए ना? आप बदलने की जो कंडीशन है वो आप ये वर्ण ध्यान में रखना। अगर याद नहीं रहते हैं तो इनको लिख लो, ठीक है? लिख लो भैया, याद नहीं है ना जिसको वर्णमाला नहीं आती वो लिख लो। हाँ, इनको अवर्गीय बोलते हैं, फिर उनके अलग विभाजन है। ये और वही है अर्ध स्वर तो केवल। लुंठित वर्ण है। लुंठित यानी जीभ लुढ़कती हुई आती। करवा दूं क्या आपको वर्ण? वर्ण करवा दूं? है क्या आपके सिलेबस में? एक बार देखो सिलेबस, देखो दिखा कहाँ है? देखा। टॉपिक चल गया तो फिर इसको ही कर लो, क्योंकि संधि है ना, इजी हो जाएंगी फिर। ठीक है, नियम यहीं पर क्या हो जाने चाहिए? याद। देखो पहले इसको समझ लो। तय और द के बाद या तो क्या आए? तय या द। इसके बाद में क्या हो? स। इसके बाद में क्या हो? स। अब देखो ये दोनों ही व्यंजन है ना। तय और द क्या है? व्यंजन। तय और द के बाद में अगर क्या आ जाए? स, तो तय द तो किस में बदल जाएंगे? च में। और स किस में बदल जाएगा? छ में। स किस में बदल जाएगा? छ में। देखो इसको लिख लो। यदि, नियम लिखो, यदि तय या हलंत है भैया द के बाद, तय या द के बाद कौन सा वर्ण आए? स वर्ण आए तो तय द क्रमशः तय द च में बदल जाएंगे। च में बदल जाएंगे और स हाँ छ में बदल जाएगा। बदल
जाएगा। देखो आप तो क्या याद रखेंगे, यदि आपको कहीं भी तय या द दिखाई दे, तय या द के बाद में क्या आ जाए, स। यदि तय या द के बाद में, अरे बाद में उतार लेना, पहले सुन लो ढंग से। तय या द के बाद में, नियम पहला है तय या द के बाद, लेकिन तय और द दोनों ही क्या हैं, हलंत, और उनके बाद में क्या आ जाए, स। स क्या रहेगा, पूरा रहेगा। अगर तय या द के बाद में क्या आ जाए, स आ जाए, तो तय द तो दोनों, तय हो या द हो, दोनों ही किस में बदलेंगे, हलंत च में, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, हलंत है, तो च भी क्या होगा, हलंत। और ये स किस में बदल जाएगा, छ में। तो ये देखो स हलंत नहीं है तो छ भी हलंत नहीं होगा। इतना सा याद रखना, तय या द के बाद, किसके बाद में, तय या द के बाद में क्या आ जाए, स। तो तय द तो किस में बदल जाएंगे, च में, और स किस में बदल जाएगा, छ में। याद हो गया क्या, हो गया ना। अब देखो इसके जो उदाहरण है वो अपन देखते हैं। तय और द किस में बदला है, च में। च क्या है, हलंत, इसका ध्यान रखना। अब इसके छोटे से अपन उदाहरण देखते हैं, देखो आप खुद ही कर दोगे इसको। अब देखिए इसमें तय और द में क्या हो जाता है, उत प्लस हार, उत प्लस हार। अब यहाँ पर क्या आ गया भैया, यहाँ क्या है, आधा तय। अब ये तय आ गया और तय के बाद में क्या आ गया, बताओ, ओ सॉरी, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास। अब देखो यहाँ पर ये आधा है, यहाँ पर क्या है, आधा, तो ये आधा ही रहेगा, आधा है तो क्या रहेगा, आधा ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या है, तय है, क्या है, तय। अब देखो तय किस में बदलेगा, च में, तो ये तय तो क्या बन जाएगा, च। च क्या है, हलंत, तो ये लिख दो ऊ, फिर क्या है, आधा च। अब देखो ये किस में बदल रहा है, तो क्या है, आधा छ, और क्या बच गया, ये शब्द शुद्धि में पूछते हैं भैया, किस में पूछते हैं, शब्द शुद्धि में, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है उच्छ्वास, ठीक है। उच्छ्वास की संधि भी पूछते हैं, कौन सी है, विसर्ग, कौन सी, ओ सॉरी, कौन सी है, व्यंजन। उच्छ्वास लिख लो, उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। इसमें दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो इसकी केवल ये लिख देंगे, देखो उच्छ्वास में कौन सी संधि है, कौन सी है भैया, व्यंजन संधि, कौन सी संधि है, व्यंजन। दूसरा क्वेश्चन ऐसे मुंह खोल रहा है जैसे तो रसगुल्ला लेने के लिए खोल रहा हो। उत प्लस श्वास, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। एक तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्या पूछेंगे, उच्छ्वास में कौन सा शब्द शुद्ध है, पहला उच्छ्वास, दूसरा उच्छ्वास, तीसरा उच्छ्वास, चौथा कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। एक बार है ना, आप बिना देखे इस शब्द को लिख लो एक बार, कहीं पे भी हाशिए पे लिखना उच्छ्वास शब्द, हो सकता है ये मिल जाए व्यंजन संधि में आपको वहाँ पे। उत धन श्वास, संधि क्या होगी, उत धन श्वास। अब देखो दूसरा, उत प्लस श्रृंखल, उत धन श्रृंखल। अब देखो यहाँ पर स में क्या है, र, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, श्रृंग,
क्या बोलते हैं? श्री। उत प्लस श्रृंख। देखो अगर इसमें मैं ऐसे कर दूं उद प्लस श्रृंखल, और इसमें ऐसे कर दूं उद प्लस श्वास, उद प्लस श्वास, तो ध्यान दें एक बार। देखो ये द भी किस में बदल रहा है? अगर इसकी संधि करेंगे तो ये तो बन जाएगा, ये बन जाएगा, लेकिन अपने को खुद को ये ध्यान रखना है कि तय आएगा या द। उपसर्ग इसमें तय रहेगा। देखो ये उत 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 उद, यहाँ पर क्या है? उद। तो ये सब के सब क्या है भैया? क्या है? उपसर्ग है। सबके सब क्या है? उपसर्ग। इसमें क्या है? उत उपसर्ग है। एक बात और याद आ गई, इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि उच्छ्वास में उपसर्ग कौन सा है? उद दे देंगे और उत दे देंगे तो कौन सा आएगा? ध्यान रखना इन बातों का। उत भी देंगे, उद भी देंगे। देखो कैसे देंगे। उच्छ्वास उपसर्ग है, उच्छ्वास शब्द में उपसर्ग है। उ बी, उद सी, उत और डी, उत। तो देखो यहाँ पर उत आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? उद, यहाँ पर क्या आ गया? उत। कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? सी। हलंत का ध्यान रखना, ठीक है। और तय आ रहा है कि द आ रहा है, इसमें इसका भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर उपसर्ग इन सब में क्या है? इन दोनों में क्या है? उत। और इसमें क्या है? उच्च श्रृंखल। तो क्या बनेगा? बनाओ इस शब्द को। द किस में बदलेगा? ये द किस में बदलेगा? ऊ लिख दो ऐसे कैसे इधर, ठीक है। अब ये द किस में बदल रहा है? च में। आधा च है, ठीक। अब क्या है बताओ? क्या आएगी? और क्या लिख दोगे? खल। उच्च श्रृंखल, ठीक है। ये शब्द शुद्ध होगा। आगे देखो, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। अब बनाओ इसका। अब देखो अगर यहाँ पर मात्रा आ गई ना, तो उस मात्रा की वो जो मात्रा है उसको हटा के उस वर्ण में लगा देना, 6 वर्ण में लगा देना, से को बदल देना। बताओ क्या होगा? ये तय किस में बदल रहा है? च में। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगी? 6। अब ये ई की मात्रा इसके लग जाएगी, ठीक है। ये बन जाएगा। अब आप ऐसे मत लगा देना इसको, ऐसे मत लगा देना इसको, ठीक है। अरे बहुत महान महान विभूतियां हैं, लगा देते हैं। अब देखो ये शब्द है ना, ये भी शब्द शुद्धि में पूछते हैं और ये भी शब्द शुद्धि में पूछते हैं। तो उपसर्ग तो कौन सा है इसमें? क्या है? इसमें क्या है? इसमें क्या है? और इसमें क्या है? अब देखो आप बनाओ सत प्लस शास्त्र। बनाओ इसका, क्या बनेगा बताओ? और किसके बताओ? अब सही है? अब सही है क्या? तो क्या बनेगा? अब देखो ये सही है क्या? अब बताओ सही है क्या? नहीं है सही।
सुनो, मैं एक शब्द लिख रही हूँ। एक तो ये लिख दिया, एक लिख दिया मैंने, एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, और एक ये लिख दिया। बताओ कौन कौन से शब्द इसमें से शुद्ध हैं? रुक रुक रुक, कौन कौन सा शुद्ध है? इसमें बारीक सी मिस्टेक है कुछ शब्द में। ये शुद्ध है क्या? ये गलत है ना? क्या आएगा? क्या आएगा? गत्यवरोध। ठीक है, ये सही हो गया। अब ये बताओ कैसे? ऐसे तो इसमें ऐसे, अब सही हो गया। देखो ये बारीकी है ना, बहुत कम। 6 है ना, हमेशा ऐसे लिखा जाता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? सत प्लस शास्त्र। क्या बनेगा भैया? क्या बना दूं इसको? च। ये क्या बनेगा? ये शुद्ध हो गया। क्या हो गया? शुद्ध। अब आप मुझे ये बताओ कि पहला जो नियम पढ़ा है कौन सी संधि का? व्यंजन संधि का। तो वो पहला नियम कौन सा है? इसको ऐसे भी लिख लेना, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा कि तय या दय के बाद में क्या आ जाए। आपने ये दोनों भी गलत लिखे। कौन सा? ये दोनों। हाँ सही है। उच्च श्रृंखल शब्द तो वही बन रहा है, लेकिन इसके क्या लगता है ऐसे मिलता है ये, ठीक है? हाँ, हमें भी तो आप जैसे टीचरों ने ही पढ़ाया था। देखो क्या होता है, जैसे है ना, और एक है, इसको अभी तक बहुत से व्यक्ति क्या लिखते हैं? यही लिखते हैं, जबकि ये क्या है? गलत है। देखो ये तो अणय है और ये क्या है? अड़। देखो अड़ का उच्चारण करते हैं अपन अड़, तो देखो जीभ है ना, पहले तो कहाँ जा रही है? ऊपर, फिर कहाँ आ रही है? नीचे। तो उत और क्षिप्त, उत का मतलब ऊपर और क्षिप्त का मतलब है नीचे। पहला याद हो गया क्या? पहला नियम याद हो गया क्या? अब देखो इसमें एक ध्यान देना, अगर आपको स्वर तो है नहीं, अगर आपको 6 से पहले आधा क्या दिखाई दे? च, तो इसका मतलब कौन सी संधि है? व्यंजन। और तय दय वाले नियम से इसको तोड़ देना। अगर किसके बाद में ये वर्ण दे दिया, केवल वर्ण दे दिया, तो 6 से पहले क्या आ जाए? आधा च। इसका मतलब ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और यहीं से इसको क्या करना? तोड़ देना। कैसे तोड़ोगे? अब देखो ये है, यहां से तोड़ो। ये क्या है? च। च का च किस में बदलेगा? तय या दय में। तो ए आ गया, ऊ आ गया। ये किस में बदलेगा? तय में या दय में। तो ये तो आपको खुद को ही देखना है कि तय बनेगा या दय। बताओ क्या लिखूं? तय आएगा या दय आएगा? बताओ क्या आएगा? तय लिख दूं?
उत प्लस बताओ शिष्ट, और एक लिख दिया मैंने उद प्लस शिष्ट, एक लिख दिया मैंने उद प्लस शिष्ट। बताओ इन तीनों में से क्या आएगा? ऐसे ही आएंगे संधि में भी। बताओ तीन में से कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? ऊपर ऊपर। इसमें ही कंफ्यूज हो रहे हो आप, बोल ही नहीं रहे। उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। इसमें है ना द के बहुत कम आते हैं भैया। ये तो बस वो है जैसे संस्कृत श्री मच्छर चंद। ये श्रीमद तो एक शब्द है। हाँ श्रीमद एक श्रीमद प्लस शरद देखो ये ऐसे भी आता है, श्री मच्छर चंद भी लिखते हैं इसको। देखो क्या आ जाएगा? अब बताओ ये किस में? शरद। अब देखो इसको यहाँ पर ये शब्द है ना, वैसे देखो इसको करवाते हैं, मैंने भी इसको पढ़ा है, लेकिन ऐसे शब्द आते नहीं है। ठीक है, ये शब्द आने लायक नहीं है। अब वो मैंने 3-4 लिखवाए हैं ना भैया, वो शब्द शुद्धि में भी पूछेंगे, उपसर्ग में भी पूछेंगे और संधि में भी पूछेंगे। उसकी संधि का नाम भी पूछ सकते हैं। देखो 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो संधि का नाम, कौन सी संधि है, फिर दूसरा उपसर्ग कौन सा है, शब्द शुद्धि और विच्छेद। क्या पूछेंगे? विच्छेद। संधि विच्छेद दे देंगे, इसकी संधि करो। ठीक, आगे देखो अगला नियम। देखो दूसरा नियम छोटा सा है, तय के बाद में क्या आ जाए भैया? है। किसके बाद में? तय के बाद। यहाँ तय क्या है? हलंत नहीं है। तय के बाद में द आ जाए तो ये तय तो किस में बदल जाएगा? द में। और ये है किस में बदल जाएगा? किस में बदलेगा? ध में। किस में बदल जाएगा? ध में। देखो पहला नियम क्या है? तय या द के बाद। किसके बाद में? तय या तय के बाद में क्या आ जाए? स। तय द के बाद में क्या आ जाए? स। तो तय द किस में बदलेगा? च में। और स किस में बदलेगा? छ में। दूसरा नियम किसके बाद में? ओनली किसके बाद में? तय के बाद। द नहीं आएगा यहाँ पर। ओनली किसके बाद में? तय के बाद में क्या आ जाए? स। दोनों ही हलंत नहीं है, तो तय किस में बदल जाएगा? द में। और है किस में बदलेगा? ध में। ये दोनों पूरे रहेंगे और ये क्या हो जाएगा? हलंत वर्ण है। तो देखो क्या देखो इसको अपन करते हैं उत प्लस हार। अब आप खुद मिला लो इनको। उत प्लस हरण, पद प्लस हाथी, पद प्लस हाथी, उत प्लस रित।
रुको रुको, ये अपवाद है भैया, पद ही आएगा, पद प्लस हति, पद से हट जाना। देखो यहाँ पर क्या है, उत, यहाँ पर क्या है। देखो ये तय किस में बदलेगा, द में, तो लिख दो उ क्या है, द हलंत है। अब देखो द हलंत है तो ये किस में बदलेगा, है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको मिला के भी लिख सकते हो। मिला के कैसे लिखोगे, द में क्या कर दोगे, उद्धार, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, तय हलंत है, हाँ। उत प्लस हरण, परिभाषा लिख लो इसकी, यदि तय के बाद है वर्ण आ जाए तो तय द में बदल जाता है एवं है ध में बदल जाता है। ध में बदल जाता है। भैया ये पद्धति है ना, इसकी स्टार लगा लेना, ये अपवाद है इसमें, ठीक है। पद प्लस, अब हो जाते हैं, व्याकरण है, किसी ने कर दिया ऐसे संधि तो उसको मान लिया, ये है पद प्लस हति, क्या बनेगा, पद्धति। अब इनके देखो पहला जो नियम है ना, एक एक के नियम याद करो, किसके बाद में, तय या द के बाद में क्या आ जाए, ठीक है, पहला। फिर उसके बाद में तय द किस में बदलेंगे, च में, और स किस में बदल जाएगा, छ में। पहला याद हो गया क्या, मैं इसलिए दबाव दे रही हूँ कि अब भी याद हो जाए, तो आपको कम से कम 50% तो याद होगा ना। तय द के बाद में आप खुद बोले, तय द के बाद में क्या आ जाए, स, तो तय द किस में बदल जाएगा, च में, और स किस में बदलेगा, छ में। अब दूसरा नियम, तय के बाद में क्या आ जाए, है। अगर तय के बाद में क्या आ जाता है आते ही तय किस में बदलेगा, और है किस में बदलेगा, ध में। याद हो गया, क्लियर, दो नियम। अब देखो यहाँ पे आप बदल लो, उत प्लस हरण, तो देखो ये द है, तय किस में बदलेगा भैया, द में, तो उ लिख दो। अगर आपको नहीं लिखना आता है तो तय किस में बदल रहा है, द में, आधा द लिख दो। फिर देखो है किस में बदल रहा है, और मात्रा नहीं है तो क्या है। अब ये ऐसे कैसे, इसको ऐसे भी लिख कर पूछ सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है। इसको मिला के भी लिख दो, बताओ द में क्या कर देंगे, द, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। उद्धरण, अब देखो ये क्या हो जाएगा, पद्धति। इसको मिला के कैसे लिखोगे, पद्धति, क्या लिख दोगे, पद्धति। अब मिटाऊं दोनों नियम, बोलोगे फिर आप,
तेरे को तो याद हो गया, मुझे पता है तेरा फोकस है। उसका भी ध्यान है, ये रट चुका ही दोनों के दोनों नियम, और चाहे पूछ लो इसको। चल नीचे देख के पहला नियम बोल। हाँ मैडम ते और दे आदो जे हाँ। प्लस में अगर से आ जाए से संबंध तो ते और दे तो छह में बदल जाए आदम और से छह छह सकता है। और दूसरा दूसरा है क्या नाम सुन ते आदो ते और प्लस है आ जाए तो ते बदल जाता है आदो दे में और दे बदल जाता है दे। इसे उद्धरण क्या बात है, उद्धरण चिन्ह कौन सा है? क्या? उद्धरण चिन्ह होगा नहीं? हाँ, कौन सा होता है? उद्धरण चिन्ह कैसे लगाते हैं? इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। ये छाछठ नहीं दोनों ही होते हैं, ये इकहरा भी होता है और दोहरा भी होता है। सुनो, ये विराम चिन्ह पढ़ाएंगे आपको। देखो ये तो क्या है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब ये होता है कि कोई भी वाक्य मैंने बोला वो पूरा हो गया, उसको क्या कहेंगे? पूर्ण विराम। ये आपको आता है। इसके बाद में देखो क्या आता है, प्रश्नवाचक। जहाँ पर हमसे क्या किया जाए, प्रश्न पूछा जाए, उसको क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक। अब देखो ये पूछ रहा है उद्धरण चिन्ह, ये ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। जैसे देखो इकहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ आता है? इनवर्टेड कोमा बोलते हैं इसको हिंदी में। उद्धरण चिन्ह कहाँ होता है? जहाँ पर किसी व्यक्ति की उपाधि, अगर किसी व्यक्ति की उपाधि या वो अपने नाम के साथ में विशेष शब्द जोड़ता है तो उसको तो हम सिंगल में लिखेंगे, इकहरा यानी एक, और दोहरा मतलब दो। तो इकहरा आएगा जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। अब मैंने लिखा सुमित्रा नंदन, अब ये अपने नाम के सामने क्या लगाते हैं? पंत। तो यहाँ पर क्या किस में आएगा? ये इकहरा में। और क्या? हाँ, तो तू लगाता ही नहीं है कुछ भी क्या? तो जारवाल को थोड़ी लिखेगा, ये तो इसकी मतलब ये, अरे भाई उपाधियां या फिर विशेष नाम दे दिया जाए, ठीक है? जैसे मैंने किसी को रसिया नाम दे दिया, ठीक है, तो उसको अपन किस में लिखेंगे फिर? हाँ तभी तो, इसीलिए दिया इसको, अदरवाइज लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ अब देखो यहाँ पर इसको इसमें लिखेंगे। अब ये जो है डबल वाला उद्धरण चिन्ह है वो कहाँ लिखते हैं? देखो अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने कोई वर्ड बोल दिए, कोई शब्द बोल दिए, कोई वाक्य बोल दिया, उस वाक्य को ज्यों का त्यों ही लिखा जाता है, उसको किस में बंद करेंगे? उद्धरण चिन्ह में। और दोहरे भी उद्धरण चिन्ह में बंद करते हैं। तो हम समझ जाना इसमें कि ये किसी महापुरुष की उक्ति है, कथन है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, यहाँ तक तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। क्या कहा उसने? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसको किस में बंद करोगे? उद्धरण चिन्ह में। फिर बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है, मैं इसे लेकर रहूंगा। मैंने मुट्ठी, उसने ये कहा था, आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ठीक है। तो वो शब्द अपन जो के तू लिखते हैं तो किस में आ जाते हैं? उद्धरण में। आप बोलना, देखिए। हाँ भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा दिया इसने। हसमत वाला राजा, हसमत का मतलब होता है बहादुर, ठीक है। हसमत वाला राजा बार 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 रिपीट होता है ये। अगर आपके यहाँ मालदेव है सिलेबस में तो हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? राव मालदेव को, ठीक है। क्यों कहा जाता है? हसमत का मतलब बहादुर, हसमत का मतलब बहादुर होता है। और ये सेकंड ग्रेड में भी पूछ लिया था, फर्स्ट ग्रेड में भी आया था। और
तो हसमत वाला राजा। अब देखो दो नियम, कितने नियम हो गए? दो। जैसे जैसे बढ़ेंगे भूलते मत जाना। सबसे पहले क्या भैया? तय दय। तय दय के बाद में क्या आ जाए? श। तो तय दय किस में बदलेगा? च में। और स किस में बदल जाएगा? श। अगर तय के बाद में क्या आ जाए? है, तो तय किस में बदलेगा? और दय किस में बदलेगा? अब तीसरा कौन सा? तीसरा। ये छोटे छोटे ही नियम है, छोटे छोटे क्या हैं? नियम। अब मैं तीसरा जो नियम है वो देखो, तय दय वाला हो गया। अगर तय के पश्चात, किसके पश्चात भैया? तय के पश्चात, तय के पश्चात स आए, क्या आ जाए? स। यहाँ पर देखो ये अलग नियम है, तय के पश्चात क्या आ जाए? स। हाँ, तो देखो इसमें क्या होगा? तय के पश्चात में क्या आ जाए? स। तो तय तो किस में बदलेगा? च में। और ये स किस में बदल जाएगा? छ में। किस में बदल जाएगा? छ में। ठीक है, ये किस में बदल जाएगा? छ में। हो गया क्या? हाँ, हो गया ये। देखो इसमें तो केवल क्या आ रहा है? तय आ रहा है, और इसमें क्या आ गया? दय। सेम ही है, अगर लिखना चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो, और वैसे ज़रूरत भी नहीं है। अब देखो थोड़ा सा हार्ड की तरफ बढ़ते हैं अपन। वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का कौन सा वर्ण? प्रथम, के बाद में चाहे कोई स्वर हो या तीसरा या चौथा वर्ण हो, ठीक है, तीसरा चौथा वर्ण हो, ये रह हो, तो वो तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। ये थोड़ा बड़ा नियम है, इसको अपन ऐसा करेंगे, सुनो, टुकड़ों में बांट लेंगे। किस में बांट लेंगे? टुकड़ों में। तो देखो इसको थोड़ा सा समझना आप, बड़े सज्जन हो आप, हैं? देखो कोई भी वर्ण, ये ऐसे है, वर्ग का प्रथम वर्ण किस में बदलेगा? तीसरे में। वर्ग का प्रथम वर्ण, भैया ये भी लिखना सीख लेना, ऐसे आता है ये प्रथम, ठीक है, ऐसे नहीं है ये, इसमें हलंत आएगा, ठीक। प्रथम, वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। किस में? तीसरे वर्ण में। ध्यान रखना, अपने ही वर्ण का, अपना ही जो वर्ग है ना उसी में बदलेगा वो वर्ण। जैसे क, ख और ग, तो यहाँ क वर्ग का कौन सा भैया? तीसरा, यानी वर्ग का प्रथम वर्ण है ना अपने ही वर्ग के किस में बदलेगा? तीसरे वर्ण में, ठीक। जैसे च, छ और ज, तो इस च का क्या हो गया? ज। ऐसे नहीं कि च तीसरे वर्ण में ग में बदल जाएगा, ऐसा नहीं है, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेंगे, ठीक है। यानी तीसरे में तो बदल रहा है, वर्ग का प्रथम वर्ण तीसरे में बदलेगा, लेकिन अपने ही वर्ण के में बदलेगा। आ गया समझ में? देखो यहाँ पर क है, तो क यहाँ ज में नहीं बदल सकता, किस में बदलेगा? वो ग में ही, अपने ही वर्ग के में बदलेगा, ये ध्यान रखना। फिर देखो च है, च किस में बदलेगा? ज में ही बदलेगा, किस में नहीं बदल सकता? किस में नहीं बदल सकता? ग में, ठीक है। अब देखो जैसे समझ लो इसको, उद प्लस घाटन, उद प्लस घाटन। अब यहाँ पर देखो इसके बाद में वर्ग का प्रथम वर्ण है ना, इसके बाद में क्या क्या आ जाए? इसके बाद में क्या हो? या तो क्या हो कोई स्वर, या क्या हो वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, या क्या हो ये र ल व,
है। ये बड़ा है भैया, इसको तोड़ देंगे, ये नियम है, समझो भैया। आप डिस्टर्ब मत करो, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और लिखती कुछ हूँ, लिखा कुछ जाता है। जब स्टूडेंट का फोकस नहीं होता ना, तो टीचर का ध्यान उधर डाइवर्ट हो जाता है और फिर वो इधर देखो, वर्ग का प्रथम वर्ण हो, क्या हो, वर्ग का प्रथम वर्ण, और उसके बाद में या तो कोई स्वर आ जाए, उसके बाद में या तो क्या हो, कोई स्वर, या कौन से वर्ण हो, वर्ग के तीसरे ये या चौथा वर्ण, या फिर कौन सा वर्ण आ जाए, ये, रे, ल, व और है। तो फिर ये किस में बदलेंगे, प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा, तीसरे में। तो देखो यहाँ पर आ गया, तो क्या है ये, स्वर, उद प्लस घाटन। अब यहाँ पर क्या आ गया भैया, स्वर आ गया, किसके बाद में, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में, प्रथम ही है ना, कौन सा है ये, उत प्लस घाटन, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उद्घाटन। क्या होगा, अब यहां पर देखो कौन सा वर्ण है ये, त, थ और द, कौन से वर्ण में बदल गया, त किस में बदल गया, द में। अगर आपको ये एक साथ समझ में नहीं आ रहा तो इसको तोड़ देंगे। अगर देखो इसके 3 नियम बन जाएंगे, 3 नियम बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो वो किस में बदल जाएगा, तीसरे में। अगर प्रथम वर्ण के बाद में तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए तो किस में बदल जाएगा, तीसरे में। वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद में ये, रे, ल, व, है आ जाए तो किस में बदल जाएंगे, तीसरे में। 3 नियम भी हो सकते हैं इसके, अगर आपको सरलता से याद करना है तो, ठीक है। लिख लो इसको, तरीके से लिख लो, लिखते हैं, घिच पिच मत कर देना रे। कौन सा नियम है, तीसरा, वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद क्या हो भैया, स्वर, प्लस में क्या हो, तीसरा, समझ जाओगे ना, 3 और 4, प्लस में क्या हो, ये, रे, ल और तो ये अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाएंगे, तीसरे में। ये तो आपको याद करने के लिए लिख दिया, यानी ये तो क्या, नहीं, ये तो प्लस के बाद आएगा, स्वर तो आगे। अब देखो इसको लिखते हैं क्या, देखो यदि, लिख लो भैया, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात, पश्चात यानी बाद में, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात कोई स्वर या वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण एवं ये, रे, ल, व, है आते हैं, आ जाए तो वर्ग का प्रथम वर्ण
अपने ही वर्ग के, अपने ही, इसमें से आइडल वाला, अपने ही, बिल्कुल ही नहीं है मैडम इसमें, अपने ही, इसको अंडरलाइन कर लेना। अपने ही का मतलब समझ गए ना, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, वर्ण में बदल जाते हैं। बदल जाते हैं अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में, तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। आप तो इनको ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ये तो आप रामायण पता नहीं आपको याद रह पाए या नहीं रह पाए, इसको आप लिख सकते हो इजीली अपनी भाषा में। देखो वर्ग का क्या हो, प्रथम वर्ण। देखो इसमें है ना क्या नहीं आएंगे, वर्ग केवल कहाँ कहाँ तक बन रहे हैं, कैसे लेकर और मैं तक। इसका मतलब ये ही वर्ण होंगे, कैसे लेकर मैं तक के ही वर्ण होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। ना तो ये रह लव या फिर है आएगा, अक्षत रह गया, कुछ भी नहीं आएगा, और स्वर तो आने की गुंजाइश ही नहीं है। देखो इसको याद कर लो आप। पहला कौन सा है, पहला जो नियम लिखवाया था वो क्या था, रुको क्या है, इसी को बोलने दो। हाँ छः आए तो, हाँ दूसरा, हाँ तय किस में बदलेगा, अच्छा किस में बदल जाएगा, ध में। है किस में बदल जाएगा, ध में। तीसरा नियम क्या है, यदि वर्ग का क्या हो भैया, प्रथम वर्ण, वर्ग का क्या हो, प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण के बाद में क्या क्या आ जाए, या तो क्या हो कोई स्वर प्लस, या फिर क्या हो बताओ, तीसरा या चौथा वर्ण, या फिर क्या हो यह रह और है, ये आते हैं। तो ये किस में बदलेंगे, अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाए। ये नियम है। वर्ग का पहला वर्ण किस में, तीसरे में। कब बदलेगा, जब क्या हो, स्वर या हो या फिर, क्लियर। तो अपने ही वर्ग के में बदलेंगे, ये ध्यान रखना। अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में, तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। मिटा दूं, मिटा दूं क्या, लिखो आप इसके एक दो उदाहरण लिखो। इसका है ना, आप संधि करो, तिक प्लस दर्शन करते जाओ, उद प्लस घाटन, तात्य प्लस अनुसार, नहीं उद ही आएगा इसमें। ये बहुत ज़्यादा उत लिखते हैं, इसमें उद ही आएगा भैया। हाँ उद ही आएगा इसमें। हाँ देखो हिंदी में है ना, कई जगह ऐसे भी करते हैं, उत भी लिख देते हैं इसको। तो इसमें है ना देखो, उद प्लस घाटन, इसमें आप इसको ऐसे भी करोगे ना, उत प्लस घाटन, ये भी सही है। इन दोनों को ही सही मानते हैं इसमें। दोनों दे देंगे ना, तो पहले आप इसको उत को करोगे, ठीक है, पहले इसको करोगे। तो अगर आपको लग रहा है, देखो इसमें है ना थोड़ा सा ध्यान रखने ना, द भी आ सकता है इसमें, तो आप तय कर लो, कोष्टक में लिख दो उद प्लस घाटन, कोष्टक में लिख लो, ठीक।
बनाओ शब्द, क्या बनेगा? दिग्दर्शन। कैसे बना? दी लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या है? आधा कै। अब ये वर्ग का कौन सा वर्ण है? पहला। अब ये वर्ग के इसके बाद में क्या आ गया? बताओ। तीसरा वर्ण आ गया, तीसरा या चौथा। अब ये तीसरा वर्ण कैसे पता चला आपको? याद होने चाहिए ए अनार जो आप यहाँ बोल। तीसरा वर्ण है तो तीसरा है तो किस में बदल जाएगा ये? तो क्या लिखूं? आधा गे, आधा गे, गे और दर्शन, तो क्या हो गया? दिग्दर्शन। दिग्दर्शन। इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दिग्दर्शन ऐसे भी लिख सकते हो। उत प्लस घाटन क्या हो जाएगा? उद्घाटन। लिख लो। उद्घाटन। और क्या हो जाएगा? आधा। बताओ क्या बना रहे हो इसका? तय क्या हो जाएगा? फिर सही है ये। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ। अब इसमें क्या हो जाएगा? देखो कैसे आ रहा है ये, समझो इसको। तद प्लस अनुसार। अब सुनो, मैंने यहाँ पर लिख दिया उद प्लस घाटन। उद प्लस घाटन। 1 मिनट। उद प्लस घाटन। तो देखो यहाँ पर तो मैंने इसको क्या लिखा? बताओ। उद घाटन ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? दिग दर्शन, ठीक है। दिग्दर्शन। अब यहाँ पर इसको हटा के ऐसे भी आधा कर देंगे, ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये है ना तद प्लस अनुसार, इसमें बताओ क्या होगा? ये तय क्या किस में बदलेगा? द में। हलंत है, हलंत हो गया। फिर क्या है? ए है। इसका मतलब ये किस में मिलेगा? इसमें मिल जाएगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ये आ जाता ना बड़ी ई, तो बड़ी ई लग जाती, मात्रा लगा देना उसकी, फिर वो हलंत क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये समझा रही हूँ मैं आपको। मात्रा पहले वाले वर्ण में मिल जाएगी तो क्या बनेगा बताओ? तदनुसार। ये भैया शब्द शुद्धि में पूछते हैं, ये जो शब्द आपको लिखवाते हैं ना वो चुनिंदा शब्द हैं, इसलिए इनको रट लेना आप। एन केन प्रकारेण क्या हो जाएगा? तदनुसार। इसमें हलंत क्यों नहीं आया? क्या जुड़ गया? तदनुसार। क्या है? तदनुसार। तो यहाँ पर द हलंत क्यों नहीं आया? क्या मिल गया? ए मिल गया। समझ गए ना? हलंत क्यों नहीं आ रहा? ए मिल गया। तो पहला नियम बोलो, पहला नियम बोलो। हाँ,